नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बताया है। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ, यानी अपभ्रंश का अंतिम दौर और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का शुरुआती दौर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अपभ्रंश के समाप्ति के बाद ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो है किससे हुआ? अपभ्रंश से। ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है डॉक्टर हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण यदि पूछा जाए कि किस विद्वान ने किया, तो डॉक्टर हार्नले ने ईस्वी 1880 ईस्वी में। ठीक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। आगे क्या है? डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर हार्नले ने किया 1880 ईस्वी में, और इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किस तरह से किया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 4 वर्गों में इसे विभाजित किया है। कौन कौन सा है? पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। देखिए, दिशाओं के अनुसार वर्गीकरण कर दिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्व के अंतर्गत कौन से भाषा इन्होंने रखा है। देखते हैं हम लोग। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया है। देखिएगा इधर, पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा है? पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया, ये पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत है। पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये हो गया पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत है गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा है? गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत मुख्य रूप से मराठी। ठीक है, दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा है? कौन सा भाषा है? मराठी। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे वो भीतरी आर्य कहलाएं, और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हार्नले का कहना है कि जो आर्य मध्य मध्य में रहे, जो सेंटर में रहे, वो भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों तरफ फैले हुए थे वो क्या कहलाए? बाहरी आर्य। ये डॉक्टर हार्नले के अनुसार वर्गीकरण हो गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। अब हम लोग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन किस तरह से वर्गीकरण करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 3 भागों में इसे विभाजित करते हैं: बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है? बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। ठीक है, तो देखते हैं बाहरी उपशाखा के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा है। तो बाहरी उपशाखा में जो है, जो उत्तरी पश्चिमी समुदाय है, उसमें मुख्य रूप से लहंदा है, सिंधी। उसके बाद दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी है, जो कि बाहरी उपशाखा से संबंधित। ठीक है, बाहरी उपशाखा के अंतर्गत आता है ये। उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत लहंदा, सिंधी और दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी भाषा। उसके बाद पूर्वी समुदाय में
उड़िया है, बिहारी है, बंगला है, असमिया, ये पूर्वी समुदाय में, और एक बाहरी उपशाखा से संबंधित है। ठीक है, पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया हो गया, और उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत लहंदा, सिंधी हो गया, और दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत याद रखेंगे मराठी। उसके बाद मध्य उपशाखा जो है उसमें जो है मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत पूर्वी हिंदी देखने मिलता है। ठीक है, मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? पूर्वी हिंदी। उसके बाद भीतरी उपशाखा में क्या है? भीतरी उपशाखा में केंद्र समुदाय हैं, और उसमें जो है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी, राजस्थानी, ये सब जो है भीतरी उपशाखा के अंतर्गत है और केंद्र समुदाय है। तो केंद्र समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सा है, कौन कौन सा भाषा है देख लेंगे फिर से। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी, राजस्थानी, ये सब भाषा है। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत आता है पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली। ठीक है, पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत है पूर्वी पहाड़ी और नेपाली, और मध्य या केंद्र पहाड़ी, उसके बाद पश्चिमी पहाड़ी, ये पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे कि ये भीतरी उपशाखा से संबंधित है। तो पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सा है? पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्र पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ये सब भीतरी उपशाखा से संबंधित है पहाड़ी समुदाय में। ठीक है, और यह जो वर्गीकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा वर्गीकरण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को जो विभाजित किए हैं, ठीक है, वर्णन किए हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, तो उन्होंने किस तरह से इसका वर्गीकरण किया है। यदि ऊपर हम लोग देखें तो वर्गीकरण उन्होंने उपशाखा के अंतर्गत किया है, जिसमें उन्होंने 3 तरह से इसे विभाजित किया है: बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। यदि एग्जाम में इस तरह से रहे कि बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा, भीतरी उपशाखा देकर वर्गीकरण किन्होंने किया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। तो भोलानाथ तिवारी जो है, भोलानाथ तिवारी जी ने मतलब अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं बताई हैं। ठीक है, अपना मत प्रस्तुत किए हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को लेकर। तो उन्होंने अपभ्रंश को लेकर बोले कि अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं उन्होंने बताई है। तो देखिए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो भोलानाथ तिवारी का कहना है कि स्वर सेनी अपभ्रंश से संबंधित आधुनिक भाषाएं है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ठीक है, देखिए उनका क्या कहना है कि स्वर सेनी अपभ्रंश से, उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश से संबंधित भाषाओं को बताया है। तो स्वर सेनी अपभ्रंश से संबंधित आधुनिक भाषा एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्या है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये भाषा जो है स्वर सेनी अपभ्रंश से संबंधित है। उसके बाद देखिए मागधी अपभ्रंश से संबंधित आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी है। तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित आधुनिक भाषाएं हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं कौन कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित पूर्वी हिंदी, खास करके इन्होंने बताया है भोलानाथ तिवारी जी ने। अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित कौन सा भाषा है? तो पूर्वी हिंदी। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से संबंधित है मराठी, और बराचट पैसाची से संबंधित है सिंधी, लहंदा, पंजाबी। ध्यान रखेंगे, बराचट पैसाची से संबंधित कौन सा भाषा है? सिंधी, लहंदा और पंजाबी। उसके बाद देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 विद्वानों के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या है। तो जो ज़रूरी था वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। पहला हम लोगों ने डॉक्टर हार्नले के बारे में पढ़ा, जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किया था 1880 ईस्वी में। तो उनके अनुसार हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ लिए कि उन्होंने 4 वर्गों में बांटा था। ठीक है, पूर्वी गौडियन, पश्चिमी गौडियन, उत्तरी गौडियन और दक्षिणी गौडियन। उसके बाद हम लोगों ने जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 3 भागों में विभाजित किया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को, जो कि बाहरी उपशाखा, भीतरी उपशाखा, मध्य उपशाखा से संबंधित है। उसके बाद भोलानाथ तिवारी जो कि अपभ्रंश से संबंधित भाषा बताए हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ
अब हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विशेषता क्या है। ठीक है, विशेषता अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। जो सिंधी शब्द है ना, उसका संबंध किससे रहा, सिंधु से। और सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो देखिए सिंधी शब्द का संबंध किस भाषा से रहा, किस संस्कृत से रहा, तो शब्द सिंधु से रहा। और सिंधु देश में क्या है कि सिंधु नदी के दोनों किनारों पर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, सिंधी, इसलिए ये सिंधु से संबंधित है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां। तो सिंधी की 5 बोलियां हम लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है। बिचौली, सिराइकी, बरेली, उसके बाद लासी और लाड़ी। ये जो है ये 5 बोली ये सिंधी से संबंधित है। ठीक है, सिंधी की मुख्य बोलियां हैं। उसके बाद सिंधी गुरुमुखी या फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह ध्यान रखेंगे कि सिंधी की लिपि कौन सी है। तो सिंधी की लिपि है गुरुमुखी और फारसी लिपि। उसके बाद लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि लहंदा का अर्थ क्या होता है। तो लहंदा का शब्दगत अर्थ होता है पश्चिमी। अन्य नाम है वो देख लेंगे, पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, उसके बाद पटवारी, ये सब नाम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिमी, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद पंजाबी शब्द किससे बना है, पंजाबी शब्द पंजाब से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, 5 नदियों का देश। ठीक है, तो पंजाब जो है पंजाबी शब्द पंजाब से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 5 नदियों का देश। उसके बाद देखते हैं पंजाबी की लिपि में सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है। तो देखिए पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, हम लोग सिंधी का भी पढ़े थे, तो सिंधी का कौन सा लिपि था, गुरुमुखी और फारसी लिपि। और पंजाबी का भी लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि। और ध्यान रखेंगे गुरु अंगद ने इसमें सुधार करके गुरुमुखी लिपि, ठीक है, बनाई थी पंजाबी की लिपि। उसके बाद पंजाबी की मुख्य बोलियां हम लोग ध्यान रखेंगे। पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। ये सब जो है पंजाबी से संबंधित मुख्य बोलियां हैं। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, ये सब जो है पंजाबी की बोलियां हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग गुजराती जो है वो गुजरात प्रदेश की भाषा। ठीक है, तो गुजरात प्रदेश से संबंधित है गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। और गुजरात का संबंध ध्यान रखेंगे गुर्जर जाति से है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुर्जर जाति जो है वो किससे संबंधित है, गुजरात, मतलब गुजरात का संबंध जो है गुर्जर जाति से। ठीक है, तो गुजराती जो है गुजरात प्रदेश की भाषा है और गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से ही प्रसिद्ध है। और गुजराती जो है कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। तो कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखे जाने वाली कौन सी भाषा है, गुजराती। इसमें सिरोरेखा नहीं लगती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। जो मराठी है वो कौन से प्रदेश की भाषा है, महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। और इसकी प्रमुख बोलियां ध्यान रखेंगे हम लोग, कोंकणी है। ठीक है, मराठी की बोल रहे हैं, कोंकणी है, नागपुरी, कोष्टी, महारी, ये जो है क्या है, महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा। मराठी कहाँ की भाषा है, कौन से प्रदेश की, महाराष्ट्र प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद देखिए मराठी की अपनी लिपि है देवनागरी, जो कि हिंदी की है, वो हिंदी की भी लिपि है देवनागरी। उसी तरह मराठी की अपनी लिपि है देवनागरी, किंतु कुछ लोग जो है मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मतलब ध्यान रखना है कि मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी के साथ साथ मोड़ी लिपि का भी प्रयोग होता है। तो मोड़ी लिपि का प्रयोग किस में होता है, मराठी में।
ठीक है। उसके बाद बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल से बना है, यह बंगाल प्रदेश की भाषा है, ध्यान रखेंगे। तो बंगला जो है वो किस शब्द से बना है, बंग प्लस आल से, और यह कौन से प्रदेश की भाषा है, बंगाल प्रदेश की। उसके बाद नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव जो है बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा। जो नवीन यूरोपीय विचारधारा था उसका सबसे पहले प्रभाव हम लोग ध्यान रखेंगे किस साहित्य पर पड़ा, तो बंगला भाषा और बंगला साहित्य पर पड़ा। उसके बाद बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। तो बंगला की लिपि क्या है, बंगला लिपि है जो कि देवनागरी से विकसित है। उसके बाद क्या है, असमी असम प्रदेश की भाषा है, इसकी मुख्य बोली विष्णुप्रिया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विष्णुप्रिया जो है, विष्णुप्रिया यह बोली जो है किस प्रदेश से संबंधित है, किस प्रदेश की यह भाषा है, तो यह बोली जो है विष्णुप्रिया यह असम प्रदेश की भाषा है, ठीक है। तो असमी जो है असम प्रदेश की भाषा है, इसकी मुख्य बोली कौन सी है, विष्णुप्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए असमी की अपनी लिपि है बंगला, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि असमी की लिपि क्या है, तो असमी की लिपि है बंगला, ठीक है। उसके बाद उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान ओडिशा की भाषा है, इसकी मुख्य बोली है गंजामी, भत्री और संबलपुरी, ठीक है। तो उड़िया जो है वो प्राचीन में क्या था, उत्कल, अथवा वर्तमान में क्या है, वो उड़ीसा है, ठीक है। उड़िया जो था प्राचीन उसका नाम था उत्कल, वर्तमान में उड़ीसा, ओडिशा भी बोलते हैं। इसकी मुख्य बोली ध्यान रखेंगे कि गंजामी है, भत्री और संबलपुरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। मतलब उड़िया बोलने वाले लोग ऐसा लगेगा कि वो लोग बंगला बोल रहे हैं, तो बंगला से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता उनका भाषा रहता है उड़िया वालों का। तो उड़िया भाषा जो है बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है, इसकी लिपि अलग है। बंगला की क्या है, बंगाल वो बंगला से संबंधित है, बंगला भाषा लिपि है उसका बंगला, लेकिन उड़िया का जो है इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है, और उड़िया भाषा जो है बंगला से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट बिंदु थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।